तो दोस्तों आज अपन फाइनली भाई इसके पहले हम लोग समझ चुके हैं कि किस तरह से एक जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो आधारभूत ढांचा था हमारा, कि किडनी कहाँ पर है, कि मूत्रवाहिनी कहाँ पर है, यूरेथ्रा कहाँ पर है, यूरिनरी ब्लैडर कहाँ पर है, वो चीज़ हमने देखी थी। अब मेरे को आपको बताना था कि असल में जो है ना यूरिन फॉर्मेशन, या जिसको बोलते हैं हम लोग मूत्र निर्माण, जो मूत्र है वो बन कैसे रहा है। ठीक है, तो वो कहाँ बन रहा है वो मैं बात आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कि ये बनता है हमारा किडनी के अंदर। किडनी के अंदर बोले तो कहाँ पर, किडनी के अंदर क्रियात्मक इकाई होती है हमारे पास जिसको हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन या जिसको बोलते हैं वृक्काणु। तो वृक्काणु, एक किडनी में कितने वृक्काणु होते हैं? 1 मिलियन, 10 लाख के आसपास। तो मतलब दसों लाखों बोलते हैं, हो सकता है 11 हो सकता है 9.5 ही हो। तो आप उस केस में मुझे मत पकड़ना क्योंकि मैंने किडनी खोल करके नहीं देखी है। तो हमें आज उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर समझना है कि कैसा है, कैसे ड्रॉ करते हैं उसको, क्योंकि 10वीं 9वीं के जो एग्ज़ाम है उसमें हमें ड्रॉ करने के लिए पूछता है 1-2 नंबर का क्वेश्चन नामांकित चित्र बनाने के लिए। और थोड़ा सा ये बेसिक आइडिया हमको होना चाहिए कि वो किस तरह से बन रहा है, उसमें मूत्र जो है किन किन स्टेप्स में बन रहा है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा डिटेल्ड नहीं होगा, जबकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है, कॉम्प्लिकेटेड है। हायर स्टडीज़ में आप इसको पढ़ोगे, बायोलॉजी अगर आप लेकर के डॉक्टर वगैरह बनने की पढ़ाई करते हो तो आ जाओ अपन शुरू करते हैं। तो मेरे साथ साथ बनाना शुरू करो। पहले तो यहाँ पर हम नेफ्रॉन बना भी रहे हैं, मैं नेफ्रॉन ही बोलूँगा बार बार, इसको वृक्काणु वृक्काणु थोड़ा सा अजीब लगता है मुझे बोलने में, तो नेफ्रॉन ही। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक कप बनाना है इस तरह से, एक सी शेप का कप बनाओ। अब इसको 3D कर दो पीछे से ऐसे, और फिर इसको आपको एक पाइप बनाना है, ऐसे घुमावदार पाइप। ध्यान देना कि बहुत ज़्यादा घुमावदार मत कर देना, क्योंकि आपको इसको ऐसे डबल भी करना है इस पाइप को। इतना कर लेने के बाद में आपको इस पाइप को नीचे बढ़ाना है, नीचे बढ़ाना है, थोड़ा चौड़ा कर देना है इस पाइप को इस तरह से। अब इस पाइप को वापस पतला करना है थोड़ा सा आपको, और एक इस तरह से यू बनाना है। साथ साथ ही बनाते चलो, नहीं तो होगा क्या कि जब ये कॉम्प्लिकेटेड दिखने लग जाएगा आपको चित्र, तो फिर आप नहीं बना पाओगे। अब क्या करना है आपको, इस पाइप को वापस से पहले की तरह थोड़ा चौड़ा बनाना है इस तरह से। गॉट इट? और फिर से उस पाइप को पतला करना है, थोड़ा सा इसको घुमावदार बनाना है ऐसे इस तरह से। फिर से मैं कहूँगा कि कुछ ज़्यादा घुमावदार मत कर देना। और इसको फाइनली आगे ले जाकर हमें एक पाइप बनाना है। इस पाइप को मैं जो है ग्रीन कलर से बना देता हूँ यहाँ पर। इस तरह से। तो अब हम लोग धीरे धीरे समझते भी जाएंगे, साथ ही साथ में इसको नाम भी देते जाएंगे। तो पहले ये मैं आपको बता दूं कि एक ढांचा बनाया है अभी तक हमने, अभी इसमें और भी काम होगा। तो इस ढांचे में जो जो अंग हैं हम उनको नाम दे देते हैं थोड़ा सा, तो थोड़ा सा आपको भी कंफर्टेबल होगा। तो ये जो हमने कप बनाया है ना, तो ये सी नहीं है, ये असल में एक, जैसे मान लो बॉल है 3D, फिर उस बॉल का एक कटा हुआ हिस्सा है, समझ में आई? 3D चीज़ है ये, और थोड़ा सा उसमें आगे जगह खाली। तो इसको हम लोगों ने नाम दे रखा है बोमन कैप्सूल या बोमन्स कैप्सूल, या इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं बोमन संपुट। तो मैं पहले हिंदी में लिख देता हूं, और इंग्लिश में इसको कह रहे हैं हम लोग बोमन्स कैप्सूल।
फिर उसके बाद ये जो घुमावदार यहाँ पर हमने पाइप बनाया ना, इसको हम लोग बोलते हैं पीसीटी, इसको बोलते हैं पीसीटी। अब इसका फुल फॉर्म है वैसे तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लेकिन क्योंकि ये कक्षा 10 में लिखा हुआ नहीं है तो मैं आपको पूरा नाम लिखवा नहीं रहा और हिंदी में भी मुझे ध्यान नहीं क्या कहते हैं, तो मैं छोड़ रहा हूँ उसको। लेकिन मैं पीसीटी आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ हमारे काम आएगी, इतना आपको ध्यान रखना है जब मैं आपको समझाऊंगा तब। फिर दूसरा है हमारे पास में यहाँ पे ये जो हमने यू बनाया ना नीचे पतले पाइप वाला, इसको बोलते हैं हेनलीज लूप या लूप ऑफ हेनले। लूप का मतलब क्या है कि कोई भी अगर धागा लेके आप इस तरह से यूँ लटका देते हो तो वो लूप कहलाता है, या वापस जिसमें से आप आ रहे हैं अपन ऐसे, तो लूप जैसा है इसलिए इसको लूप बोल रहे हैं। तो हेनलीज लूप या लूप ऑफ हेनली, तो लूप ऑफ हेनले कहने के लिए मैं इसको एलओपी लिख देता हूँ बस यहाँ पे, ये है हमारा लूप ऑफ हेनली। ये वाला जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है यहाँ पे घुमावदार पाइप और ये, इसको हम लोग बोलते हैं इसी की तरह डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। लेकिन फिर मैं आपको ये बोलूँगा हमें इसको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं, तो जो मैंने शॉर्ट फॉर्म्स में लिखे हैं ये केवल समझने के लिए है, याद नहीं भी है तो नो होता है तो चलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास में एक ये पाइप है जिसको हमने ग्रीन कलर से बनाया है, इसको हमने नाम दे रखा है हिंदी में, इसको हम लोग बोलते हैं संग्राहक वाहिनी, या इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट। अब अंदर का काम थोड़ा और शुरू करते हैं हम लोग। यहां से मान लो रुधिर जो है आता है अंदर, यहाँ पे ये मैं थोड़ा मोटा बना रहा हूँ, यहाँ पे आप नोटिस करो, इसको मैं और गाढ़ा कर रहा हूँ ताकि थोड़ा मोटा दिखे आपको। तो ये रुधिर यहाँ पर आ रहा है, तो रुधिर कौन लेकर आता है? लाल भी बनाया है मैंने, तो लाल से ही आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये क्या है, एक धमनी है। तो ये धमनी कौन सी धमनी होगी? तो ये दरअसल वृक्क धमनी की एक शाखा है, वृक्क धमनी की शाखा। अगर इंग्लिश में बोलें तो हम क्या बोलेंगे? रीनल आर्टरी की एक ब्रांच है। वृक्क बोले तो हमारा किडनी, या रीनल जो वर्ड है मैंने आपको हमेशा बोला है वो किडनी से जुड़ा हुआ होता है, और धमनी बोले तो आर्टरी, तो उसकी एक ब्रांच है। हमने देखा था ना किडनी के अंदर एक आर्टरी आ रही थी, तो उसकी कहीं से ये ब्रांच आ रही है, और ये क्या ला रही है? रुधिर ला रही है। कैसा रुधिर ला रही है? ये ऑक्सीजन वाला ला रही है, ये सबको क्लियर है। तो ये आगे जाके छोटे 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 पाइप्स में डिवाइड हो जाती है, इस तरह से पतले पतले पाइप्स में एक पूरा गुच्छा बनाती है अंदर, और फिर वहां से एक पतला पाइप जो है बाहर आ जाता है। नोटिस करना, ये जो अंदर आ रहा था ये मोटा पाइप था, जो बाहर निकल रहा है वो पतला पाइप है, ऐसा मैंने जानबूझ के किया है। वैसे जो अंदर आता है उसको हम लोग कहते हैं अफरेंट आर्टीरियोल, और जो बाहर निकल रहा होता है ये पतला वाला पाइप, इसको बोलते हैं इफेरेंट आर्टीरियोल। लेकिन लिखने करने की जरूरत नहीं, लेकिन इसके पीछे भी लॉजिक है, तो वो लॉजिक मैं समझाऊंगा, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। अब क्या होता है कि ये जो पाइप है ये यहाँ से आगे बढ़ता है, और यहाँ पे इसकी ब्रांचेस होती हैं या शाखाएं बनती हैं, और उन शाखाओं को हम लोग क्या बोल सकते हैं? कैपिलरीज बोल सकते हैं, नो डाउट। आप एक एक लाइन कॉपी मत करना, थोड़ा मन से भी बना सकते हो, मतलब एक एक लाइन मेरे जैसे कॉपी मत करना, क्योंकि एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं होता होगा, अंदर भी कॉम्प्लिकेटेड है स्ट्रक्चर क्योंकि बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से ये पाइप आगे बढ़ रहा है। अब मैं पहले आपको अपना प्रोसेस समझना हम लोग चालू कर देते हैं, और इसका मतलब क्या है वो आपको बताना शुरू कर देता हूँ मैं। यहाँ देखो, सबसे पहला स्टेप है हमारा फिल्ट्रेशन या निस्यंदन जिसको बोल रहे हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है? नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ जैसे कि क्या है, यूरिया है, यूरिक अम्ल है, वृक्क में रुधिर से अलग कर लिया जाता है। क्या है? यूरिया, यूरिक अम्ल वृक्क में रुधिर से अलग कर लिया जाता है। ये बात हमने लिखी नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ, हमारी किताब में ये पदार्थ लिखे हुए हैं दोनों। क्या क्या?
यूरिया और यूरिक अम्ल दोनों शब्द अच्छे से मेंशन किए हुए हैं, तो आपको बिल्कुल लिखने हैं। अब यहाँ समझने की बात करना, एक यहाँ थोड़ा शॉर्टकट में लिख दिया हमने, असल में क्या हो रहा है वो यहाँ समझो। फिल्ट्रेशन समझो, छलनी, छलनी कैसे काम में लेते हैं अपन, तो वही चीज़ हो रही है यहाँ पे। कहाँ पर? बोमन संपुट में या बोमन्स कैप्सूल में, या ये जो अंदर हमने ये जो गुच्छा बनाया ना पूरा का पूरा, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं केशिका गुच्छ। या इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस। और हिंदी में भी इसको ग्लोमेरुलस भी बोलते हैं। समझना हो क्या रहा है, यही चीज यहां समझनी है अपने को कि ये जो सी शेप हमने जो कप बनाया ना, ये दरअसल में एक छलनी है, छलनी जाली वाली जैसे होती है, तो ये बहुत छोटे स्केल पर है। तो हो क्या रहा है कि यहां से रुधिर जो आता है उसमें नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ होते हैं, यूरिया, यूरिक अम्ल या बाकी जो वेस्ट पदार्थ जो हमारे काम के नहीं है, या ज़्यादा है, जैसे जल है, काम का तो है लेकिन ज़्यादा है तो क्या करेंगे, बाहर निकालो फिर उसको। तो वो सब चीज़ें ये रुधिर यहाँ पर लाया है। तो अब होता क्या है कि ये जैसे ही बोमन कैप्सूल में या बोमन संपुट में एंटर करता है, तो वहाँ पे वो बहुत सारी पतली 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 केशिकाओं में विभाजित हो जाता है। इसीलिए इसको अंदर वाली को हम लोग कहते हैं केशिका गुच्छ, या इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस। तो वहां पे क्या होता है कि ये जो बोमन संपुट है वो उस पर प्रेशर लगाता है, क्योंकि होता क्या है, रुधिर मोटे पाइप में से पतले पाइप में जा रहा है। तभी ये जो बाहर निकलने वाला पाइप हमने बनाया है, ये आपने नोटिस किया होगा कि पतले मुंह वाला है। तो जब पाइप मोटे से पतला हो रहा है तो उसके अंदर जो भी चीजें बह रही हैं उस पर ज्यादा दाब लग रहा है, प्रेशर लग रहा है। तो प्रेशर जब लगता है ना, तो जो हल्के पदार्थ हैं, जैसे कुछ एक विटामिन हो गए, ग्लूकोज हो गए, छोटे छोटे प्रोटीन हो गए, हल्के कहने का मतलब ये है जिनका आयतन जो है ना वो कम है, तो वो दीवार की तरफ आ जाता है, मतलब बाहर चले जाते हैं। बाहर कहाँ जाएंगे, तो वो इन केशिकाओं में से होकर के इस बोमन संपुट में आ जाते हैं। बोमन संपुट की जो दीवार है ना, जो दीवार है, जो छलनी में आपको कह रहा था, तो उस छलनी में आ जाते हैं सारे के सारे। उसमें बहुत सारा जल भी आ जाता है, नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ भी आ जाते हैं, ग्लूकोज भी आता है, विटामिन भी आ जाता है। तो ये फिर आगे बढ़ने लग जाता है, और इसको हम लोग जो है ना दरअसल क्या बोलते हैं, प्रारंभिक निस्यंद कह लो, या इंग्लिश में इसको अपन बोलते हैं प्राइमरी यूरिन, कि मतलब शुरू का जो पेशाब है ना, अभी अभी ये पूरा पेशाब नहीं, हाँ लेकिन हाँ बनना शुरू हो गया ऐसा बोल रहे हैं पर। तो ये पहला स्टेप है दरअसल निस्यंदन। उसके पीछे की कथा ये रही जो मैंने आपको बोल के बताई है। फिर क्या होता है, पीसीटी में ये जो प्रारंभिक हमारा निस्यंद है आगे चलता है। तो यहाँ पे ये जो दूसरा पाइप यहाँ से ग्लोमेरुलस से निकला था, जिसका नाम हमने दिया था इफेरेंट आर्टीरियोल, तो ये आगे बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, और इसकी इतनी सारी ब्रांचेस हो रही हैं, आप नोटिस कर पा रहे हो यहाँ पे। तो होता क्या है कि ये इस पूरे पाइप के जो पीसीटी है उसके सहारे सहारे कन्ने कन्ने ऐसे चलता है, मतलब ऊपर आगे पीछे से, और रास्ते में क्या होता रहता है, यहाँ पे एक्सचेंज होता रहता है। एक्सचेंज नहीं, अभी तो आप केवल ये बोलो पीसीटी में क्या होता रहता है हमारे पास में, चयनित पुनर्अवशोषण, सेकंड स्टेप। कि जैसे ये जो हमारा इतना कुछ यहाँ पर चला गया, तो मैंने आपको बताया, देखो यहाँ पर अपन ने लिखा है कौन से पदार्थ हैं, जैसे ग्लूकोज लिखा है हमने, अमीनो अम्ल लिखा है हमने, लवण लिखा है, प्रचुर मात्रा में जल लिखा है। ये तो हमारे किताब में लिखी हुई है ये चीजें। तो क्या क्या देखो, प्रारंभिक निस्यंद है ये वाला, प्राइमरी फिल्ट्रेट बोल रहे हो इसको वाली चाहिए तो इसमें कुछ पदार्थ हैं जैसे कि ग्लूकोज है, अमीनो अम्ल है, लवण है, प्रचुर मात्रा में जल है, ये रह जाता है। अब यार ये हमारे काम की चीज है, समझ में आ रही बात। तो जैसे जैसे मूत्र रक्ताणु में आगे प्रवाहित होता है, जैसे जैसे आगे प्रवाहित होता है, तो इन पदार्थों का चयनित पुनर्अवशोषण कर लिया जाता है। देखो चयनित क्यों बोल रहे हैं अपन, सेलेक्टिव क्यों बोल रहे हैं, जो चाहिए ना वो ही वापस ले रहे हैं, सब वापस नहीं ले रहे, इसलिए इसको बोल रहे हैं चयनित पुनर्अवशोषण। तो इसका चयनित पुनर्अवशोषण कर लेते हैं। यहाँ कैसे होता है, ये जो हमारे जो केशिकाएं जा रही है ना, ये सारी लाल 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 जो मैंने बनाई है, ये सारी केशिकाएं लेती रहती हैं कि भैया ग्लूकोज आ जाओ आ जाओ आ जाओ, विटामिन आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो मतलब मैं आपको ये कह रहा हूं कि हाँ यहीं से एक्सचेंज हो जाता है। एक्सचेंज तो क्या ले लेती हैं वो उसको।
अब ये बार बार एक्सचेंज के बोल रहा हूँ, इसके पीछे भी कारण है, वो मैं बताऊंगा आपको। और ये रुधिर जो है इस तरह से आगे बढ़ रहा है और यहाँ पे ये पूरा इस तरह से आगे बढ़ रहा होता है। अभी बताऊंगा इसको कैसे पूरा करना है अपने को आगे। लेकिन अब साथ ही साथ एक बात और है कि ज़रूरी नहीं है कि जो भी हमारा वेस्ट था वो पूरा निकल चुका है, वो पूरा इस प्रारंभिक निस्यंद में आ चुका है या प्राइमरी यूरिन में आ चुका है, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो साथ ही साथ इनको क्या करना पड़ता है, ये जो हमारी पीसीटी डीसीटी है इनको क्या करना पड़ता है, या ये जो हमारा रुधिर बह रहा है हमारी केशिकाओं में, कैपिलरीज में, ये उसमें से जो काम का नहीं है ना उसको सक्रिय रूप से बाहर निकाल देती। तो समझना यहां पर कि यहां से ये जो पाइप है ये तो किस में बदल जाता है, इनका जो खून है अब मान लो ऑक्सीजन जो है उनमें से कम हो जाता है, तो यहां थर्ड स्टेप से आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि भाई सिक्रीशन में क्या हो रहा है। जब मूत्र नलिकाकार भाग में आगे प्रवाहित होता है तो रुधिर केशिकाएं कुछ अवांछित पदार्थों को सक्रिय रूप से मूत्र में स्रावित कर देती हैं कुछ, और उसका उदाहरण देखो क्या आ गया फिर, कि यूरिया हो गया, यूरिक अम्ल हो गया, या क्रिएटिनाइन हो गया, या कुछ एक आयन वगैरह भी होता है जिनका मान लो जरूरत नहीं है, तो फिर उनको क्या करते हैं हम लोग आगे। अब एक छोटी सी चीज समझना, ये जो चयनित पुनरावशोषण होता है ये पीसीटी में ज्यादा होता है, और जो सिक्रीशन है या जो श्रावण है वो कहाँ ज्यादा होता है, डीसीटी में ज्यादा होता है। और यहाँ पर भी ये जो रुधिर वाहिकाएं हैं ये पूरी की पूरी, ये जो कैपिलरीज हैं ये यहाँ से इस तरह से जा रही होती हैं, पास हो रही होती हैं यहाँ पे, और कुछ एक मान लो आगे से आ रही हैं, कुछ एक पीछे से आ रही हैं। तो मैं यहाँ आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो वाहिकाएं हैं ना ये रास्ते में ही लेना देना हो जाता है। लेना देना इसलिए बोल रहा था मैं कि हम लोग चयनित पुनरावशोषण में तो काम की चीज वापस ले रहे हैं, और जब हम श्रावण की बात कर रहे हैं तो जो काम का नहीं है उसको वापस दे रहे हैं उसमें मूत्र में। तो ये जो मूत्र है फाइनली बन जाता है यहाँ तक आते आते, और इसका जो है श्रावण हम लोग, या श्रावण नहीं बोलना चाहिए यहाँ पे, इसको फाइनली हम ले जा करके छोड़ देते हैं कहाँ पर, संग्राहक वाहिनी में या कलेक्टिंग डक्ट में। और इसमें आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे कोई और हमारा किसी और वृक्काणु से जो आ रहा होगा मूत्र, और यहाँ पर किसी और वृक्काणु से, तो ये कलेक्ट कर रही होती है। और फाइनली अंत में हम क्या करते हैं कि इसमें से जो भी मूत्र है उसको ले जाते हैं, कहाँ ले जाते हैं उसको, मूत्र वाहिनी जो हमारी थी या जिसको हम लोग यूरेटर बोल रहे थे, उसमें से किडनी में से जो बाहर निकलने वाले दो पाइप थे तो उसमें ले जाया जाता है। अब इसके बाद छोटी सी बात, एक मैं छोटा सा पैराग्राफ बोल रहा हूँ और वो आपको स्क्रीन पे मिल भी जाएगा मेरे हटने के बाद में, जो कि आपको कंक्लूड करना है कि मतलब लिखना कैसे है इस सारे के सारे को। जब रुधिर वृक्काणु में केशिका गुच्छ से होकर गुजरता है तो रुधिर का दाब जल एवं कम आयतन वाले विलेय पदार्थों जैसे कि यूरिया, यूरिक अम्ल, हार्मोन, ग्लूकोज, विटामिन आदि को केशिकाओं से बोमन संपुट में पारगम्य झिल्ली के माध्यम से भेज देता है। क्या बोला है इस पैराग्राफ में हमने कि जब रुधिर यहाँ से आया और उसमें जो नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ थे या जो बाकी काम की चीजें नहीं थी वो थी उसमें, तो वो बोमन संपुट में एंटर किया, और वहां पे जो रुधिर का दाब था उसके कारण जो कम आयतन वाले पदार्थ थे और जो जल था वो सारे के सारे इस पारगम्य झिल्ली से होकर के कहां पर प्रवेश कर गए, बोमन संपुट में प्रवेश कर गए। किसके माध्यम से, केशिका गुच्छ के माध्यम से। और ये जो केशिका गुच्छ है या जो ग्लोमेरुलस है यही क्या करता है, जल और जो छोटे विलेय पदार्थ हैं उनको रुधिर से अलग करता है। ये किसका काम है, केशिका गुच्छ का, या जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ग्लोमेरुलस। फिर उसके बाद क्या होता है, बने प्रारंभिक निस्यंद में वर्ज्य पदार्थों के साथ साथ बहुत से उपयोगी पदार्थ भी होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया है, अमीनो अम्ल हो गया, प्रोटीन हो गए, बहुत सारे उपयोगी आयन हो गए। तो इन जो हमारे लिए उपयोगी पदार्थ थे इनके लिए देखो क्या कर रहे हैं अपन, केशिका गुच्छ से निकलने के बाद प्रारंभिक निस्यंद एक नलिका में प्रवाहित होता है। केशिका गुच्छ से निकला, एक नलिका में प्रवाहित होता है, और इस नलिका को हम लोग क्या बोलते हैं, ये एक और चीज बतानी थी मुझे आपको यहाँ पर, कि इसे हम लोग वृक्काणु का नलिकाकार भाग बोलते हैं। ये जो पूरी नलिका है इसको वृक्काणु का भाग बोलते हैं।
रीनल ट्यूब्यूल, अगर इसको इंग्लिश में हम बोलने की बात करें तो इसको बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल। और ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम लोग मेल्फिजियन बॉडी भी बोलते हैं। 2 हिस्सों में हमने नेफ्रॉन को डिवाइड कर रखा होता है। खैर उसमें नहीं जाना अपने को। एक आध छोटी सी बात और मैं यहाँ पर लिखना भूल गया था। तो ये जो फाइनली ये जो पाइप है ये जुड़ जाता है और ये क्या बना रहा है आप समझ ही गए होगे। ये रुधिर को वापस ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा? ये रुधिर को हृदय में ले जाएगा। तो हृदय में ले जाने वाला है तो ये तो शिरा होगी। तो ये कौन सी शिरा का हिस्सा होगी या शाखा होगी? तो ये होगी वृक्क शिरा की शाखा। सिमिलरली जैसे ये लिखा है हमने वैसे ही, तो वृक्क शिरा की शाखा, या इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे आप? ब्रांच ऑफ रीनल वीन। फिर ये रुधिर को कहाँ पर ले जाएगी? वेना कावा की तरफ या महाशिरा की तरफ ले जाएगी, के पास ले जाएगी और वहां से हृदय में चला जाएगा। अब यहाँ पर आप समझने की कोशिश करना कि ये जो रुधिर है ये देखा जाए तो इसमें से कचरा निकल चुका है, नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थ, लेकिन नीला वीला क्यों दिखा रहे हैं अपन इसको? क्योंकि इसमें अब ऑक्सीजन खत्म हो गई है, अब ये वी ऑक्सीजनित हो गया है। तो ऑक्सीजनित करने के लिए इसको हम लोग वहां पर ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे 2 बातें हैं। एनसीईआरटी में अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे केशिका गुच्छ की जगह कोशिका गुच्छ लिखा हुआ है, जो कि गलत है ना, मिसप्रिंट है, हो जाती है गलती। फिर उसके बाद में एक और उन्होंने गलती कर रखी है। उन्होंने ये जो पाइप है ना, ये वाला जो यहाँ निकल रखा है जिसको इफेरेंट आर्टीरियोल बोलते हैं, उसको इन्होंने लिख रखा है वृक्क शिरा की शाखा, जो कि गलत है। क्लियर कर लेना इन दोनों चीजों को। वो हिंदी वाली में ही मिसप्रिंट है, इंग्लिश वाली में वो चीज ठीक दे रखी है। और फिर उसके बाद क्या हो रखा है हमारे पास में, देखो, जिसको नलिकाकार भाग कहते हैं। जैसे जैसे प्रारंभिक मूत्र आगे बढ़ता है उसमें से आवश्यक पदार्थों का चयनित पुनर्अवशोषण कर लिया जाता है। जैसे जैसे आगे बढ़ा तो चयनित पुनर्अवशोषण कर लिया, और जो पदार्थ हमारी आवश्यकता के नहीं थे उनको हमने श्रावण प्रक्रिया के माध्यम से क्या किया? केशिकाओं द्वारा वृक्काणु के नलिकाकार भाग में छोड़ दिया। ये केशिकाओं ने, ये जो हमारी है, इसमें जो चीज़ काम की नहीं थी वो इन्होंने अपने अंदर से निकाल करके वृक्काणु के नलिकाकार भाग में उसको छोड़ दिया। अंततः मूत्र संग्राहक वाहिनी में ले जाया जाता है, जहां से उसको मूत्र वाहिनी में ले जाया जाता है। तो ये बात आई होप आपको क्लियर हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हीमोडायलिसिस को, या जिसको हम लोग अपोहन कहते हैं हिंदी में, बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है क्या? तो प्यारे साथियों, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब प्लीज करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।